अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू LNG अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.3 को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के हर एक क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं। फॉर एग्जांपल आप 1.3 का अगर हर एक क्वेश्चन नहीं देखना चाह रहे, आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखना चाह रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए क्वेश्चन नंबर 4 पे क्लिक करें, तो आप डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाएंगे और जो है वो आप उस क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। ठीक है, इसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम जो है वो 42 है। हमें वो 3 इंटीजर्स जो है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो हैं वो ऐसे सेट को हम कहते हैं, ठीक है, जिसमें ज़ीरो भी इन्वॉल्व होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इन नंबर्स जो हैं होल नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव 1, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली इंटीजर्स हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिसमें ज़ीरो भी है, प्लस नंबर्स भी इंक्लूड है एंड माइनस वाले नंबर्स भी इंक्लूड हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हमें क्या चाहिए? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है 1 by 1, यानी कि एक के बाद दूसरा। फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट इंटीजर को लेट कर लेते हैं कि वो 1 है, ठीक है, फर्स्ट इंटीजर क्या है? 1 है फॉर एग्जांपल, तो हम कंसेक्यूटिव सेकंड इंटीजर हमारे पास कौन सा आएगा? जब हम 1 में 1 को ऐड कर दें। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर 1 था, उस 1 में हमने 1 को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? 2, और ये हमारे पास कंसेक्यूटिव जो है वो नंबर है, सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर है। ठीक है, इसके बाद अगर हमने थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर इसका फाइंड करना है तो वो क्या होगा? अब हमने क्या करना है? 2 में हम ऐड करेंगे 1 को अगेन, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? आंसर 3। इसका मतलब है कि ये थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर है। ठीक है, हमने 1 by 1 हम लेट करेंगे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, और हम जो है वो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए? 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स चाहिए, तो हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है, अच्छा हमें यहाँ पे नहीं पता कि इंटीजर्स कौन से हैं, ठीक है, हमने वो फाइंड करने हैं, तो हम लेट करते हैं कि फर्स्ट इंटीजर क्या है? x है। ठीक है, इसी तरह सेकंड इंटीजर क्या आ जाएगा? सेकंड इंटीजर क्योंकि कंसेक्यूटिव है तो ऑब्वियसली फर्स्ट इंटीजर में हमने ऐड कर देना है 1 को। ठीक है, इसके बाद थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू, अब इसमें जैसे हमने यहाँ पे इसमें +1 किया था, इसी तरह सेकंड इंटीजर में हम +1 करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? x + 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्ड कंसेक्यूटिव इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर को हमने लेट किया कि वो x है, सेकंड को हमें जो है उस x में हमने 1 को ऐड कर दिया, और इसी तरह थर्ड में हमने इसमें 1 को ऐड किया तो x + 2 आ गया। तो ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमें गिवन क्या है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, इसका मतलब है कि हमने इन तीनों का सम ले लेना है। ठीक है, तो सम का मतलब क्या होता है? हमने इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास? x है, प्लस सेकंड इंटीजर क्या है? x + 1, प्लस थर्ड इंटीजर क्या है? x + 2। ठीक है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो वो हमने लिख लिया। इज 42, इज का मतलब इक्वल टू, ठीक है, 42 का मतलब यहाँ पे हमारे पास ये किसके इक्वल है? 42 के इक्वल है। ठीक है, अब हमने सिंपली क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। ठीक है, और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो चले इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं वो वेरिएबल्स में ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो 1 + 1 + 1 कितने x हैं? ये 3x है। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 + 2
कॉन्स्टेंट्स ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 3 विच इज़ इक्वल टू 42। ठीक है, नेक्स्ट देखें 3x एज इट इज़ आएगा इक्वल टू, यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो 42 - 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 3x इक्वल टू, अब यहाँ पे 42 में से माइनस करें 3 तो क्या आता है 39। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए 3 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 39 से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, मतलब 39 को हम 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 होता है, और 3 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करें 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। इसका मतलब है जब हम 39 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 13 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट इंटीजर जो कि क्या है x। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर है x और उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं फर्स्ट 3 इंटीजर्स, मतलब इन तीनों की हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई है, इसका मतलब है कि यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या आ गया है, फर्स्ट इंटीजर जो कि x के इक्वल है और इसकी वैल्यू क्या आ गई 13। इसी तरह हम फाइंड आउट करेंगे सेकंड इंटीजर। ठीक है, सेकंड इंटीजर किसकी इक्वल है, यहाँ पे देखें x + 1 की इक्वल है, तो ये आ जाएगा x + 1 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे x की क्या वैल्यू है 13 + 1 विच इज़ इक्वल टू 14। इसका मतलब है सेकंड इंटीजर की वैल्यू क्या आ गई 14। इसी तरह हमने थर्ड इंटीजर फाइंड आउट करना है, तो थर्ड इंटीजर की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे थर्ड इंटीजर विच इज़ इक्वल टू, जो कि किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए थर्ड इंटीजर इज x + 2। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा x + 2 विच इज़ इक्वल टू, x की यहाँ पे क्या वैल्यू है 13 + 2, दिस इज इक्वल टू 13 + 2 क्या होता है 15। ठीक है, तो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स जो कि हमने फाइंड करने थे वो हमारे पास क्या आ गए हैं 13, फर्स्ट इंटीजर 13, सेकंड इंटीजर 14 एंड थर्ड इंटीजर 15। 13, 14 एंड 15, these are required 3 consecutive integers. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which the length of AC is √3 + √5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 + √15 centimeter square. Find the length AB in the form A √3 + B √5 centimeter where A and B are इंटीजर्स। ठीक है, तो हमें एक डायग्राम दी गई है। ठीक है, उस डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है क्वेश्चन में, और इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। डायग्राम हमें क्या शो कर रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये देखें ये जो साइन होता है ना, ये ट्राइंगल का साइन होता है। ठीक है, ये वाला जो साइन यहाँ पे बना हुआ है ना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये ट्राई एंगल का साइन है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं ट्राई एंगल ABC। ठीक है, तो ये हमें ट्राइंगल एक दी हुई है AB एंड C। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इन विच द लेंथ ऑफ AC की लेंथ हमें गिवन है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी √3 + √5 सेंटीमीटर। ठीक है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ हमें एरिया भी गिवन है कि वो 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद देखिए फाइंड वाली वैल्यू स्टेटमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा हमारे पास क्या है यहाँ पे, कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है लेंथ ऑफ AC। ठीक है, लेंथ ऑफ AC हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ AC जो कि हमें क्या गिवन है √3 + √5 सेंटीमीटर। ठीक है, √3 + √5 सेंटीमीटर।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो कि क्या हमें क्या गिवन है, 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने गिवन डेटा लिख लिया। उसके बाद देखिए हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ए बी। हमने इस ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमने फाइंड करनी है इन द फॉर्म दिस वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है। तो हमें फाइंड हमने क्या करना है, लेंथ ऑफ ए बी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ ए बी, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल उसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। भी ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड करना हो, ठीक है, तो वो क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखें बेस गिवन है AC, ठीक है, और हाइट हमने फाइंड करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2। बेस यहाँ पे हमें क्या गिवन है, AC है, ठीक है। तो हम AC लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाइट है, हाइट यहाँ पे क्या है AB, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं AB, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो देखिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है कि वो क्या है 1 + 15, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 + √15, ठीक है। ये किसके इक्वल है 1/2 इंटू AC की वैल्यू भी हमें देखें गिवन है, गिवन डेटा में, ठीक है। क्या है √3 + √5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे AB है। अब हमें AB की वैल्यू नहीं गिवन, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे AB, बेसिकली हमने AB को ही फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अब हमने सिंपल इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + √15 इक्वल आ जाएगा √3 + √5 इंटू AB, ठीक है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे ये जो √3 + √5 है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है AB के साथ। अब अगर ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 2 × 1 + √15, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली टर्म इधर आके डिवाइड होगी तो √3 + √5 विच इज़ इक्वल टू AB, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 2 × 1 + √15 डिवाइडेड बाय √3 + √5। सिंपल हमने क्या किया, ये जो AB था उसको हम लेफ्ट साइड पे ले आए हैं और इसको हम राइट साइड पे ले गए, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो आंसर है ना वो इस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। A √3 + B √5, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद हमें सॉल्व करना है अभी, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू 2, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √15, तो 2 √15 आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए √3 + √5 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मज़ीद हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम जैसे पिछले क्वेश्चन में हम रैशनलाइजेशन करते आए हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में भी रैशनलाइजेशन करनी है हमने, इसको डिनोमिनेटर जो है उसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो हम रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 + √5 है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 - √5
इससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और इससे हम डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 2 + 2 अंडर रूट 15 इंटू √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय, डिवाइड में देखें यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है √3 और b क्या है √5, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यहाँ पे क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस b यहाँ पे क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो 1 बाय 1 हमने क्या करना है, पहले 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 √15 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √5 से प्लस 2 √15। ठीक है, √15 को हमने मल्टीप्लाई करना है √3 माइनस √5 से। ठीक है, डिवाइड में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर √ से कैंसिल, स्क्वायर √ से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 3 माइनस 5। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ए बी इक्वल टू, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस यहाँ पे देखें 2 है और अंडर के अंदर यहाँ पे √15 है और ये √3 है। ठीक है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 45 माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और 2 √15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एज इट इज़, √15 √5 से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 75, और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 माइनस 5, 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, और बड़े वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब ए बी किसकी इक्वल हमारे पास आ जाएगा, देखें यहाँ पे 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस 2, यहाँ पे देखिए 45 है और यहाँ पे 75 है, इन दोनों को हम रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, रैशनलाइजेशन करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पे 45 को हम रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, पहले 3 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 45 होता है। ठीक है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 होता है और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम 75 की रैशनलाइजेशन करते हैं, 75 की रैशनलाइजेशन करें तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 होगा। ठीक है, 1 आगे चला जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15। ठीक है, 3 को 3 से हम नहीं कर सकते, 5 से अब करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि √45 जो है, यानी कि 45 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 √75, यहाँ पे इसको मैं नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, -2 √75, 75 के फैक्टर्स हमने बनाए हैं तो क्या बन रहे हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड में यहाँ पे क्या है -2 है। ठीक है, ये पूरी एक टर्म है क्योंकि यहाँ पे आगे हमने लिख दिया था तो इस वजह से नीचे मैंने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, ए बी विच इज़ इक्वल टू 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस 2 इंटू, यहाँ पे देखिए अगेन हम √3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 है ना, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं √3 स्क्वायर इंटू √5। ठीक है, -2 अगेन हम यहाँ पे भी √5 स्क्वायर और 3 को अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √5 स्क्वायर इंटू √3 और डिवाइड में हमारे पास क्या है -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर √ से कैंसिल होगा, ये स्क्वायर भी √ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस
ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो के बचा क्या हमारे पास 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और साथ में ये अंडर रूट 5 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस यहाँ पे भी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होके 5 बचा 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 और अंडर रूट 3 साथ में एज इट इज डिवाइडेड बाय क्या है 2। अब नेक्स्ट क्या होगा ए बी इक्वल टू यहाँ पे देखें जो अंडर रूट 3 वाली टर्म्स है उनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं और अंडर रूट 5 वाली टर्म्स है उनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सिमिलर वे में पहले करते आए हैं ना, मतलब अगर हमारे पास 2x प्लस x हो तो हम उसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे x 2 + 1 3 हो जाएगा और साथ में x एज इट इज आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर यहाँ पे अंडर रूट 3 वाली वैल्यूज हैं, देखिए यहाँ पे अंडर रूट 3 है और यहाँ पे भी अंडर रूट 3 है, तो हम इसको पहले इकट्ठा लिख लेते हैं 2 अंडर रूट 3 माइनस 10 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 प्लस 6 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय माइनस 2। सिंपल हमने अंडर रूट 3 वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया और अंडर रूट 5 वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब ए बी यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे देखें अंडर रूट 3 है तो 2 अंडर रूट 3 माइनस 10 अंडर रूट 3 यानी कि 2 माइनस 10 क्या होता है -8 और अंडर रूट 3 साथ में एज इट इज। यहाँ पे देखिए -2 अंडर रूट 5 एंड प्लस 6 अंडर रूट 5, तो 6 माइनस 2 क्या होता है +4, तो यहाँ पे +4 और अंडर रूट 5 साथ में एज इट इज आ जाएगा। डिवाइड में हमारे पास क्या है -2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस -2 को अलग अलग नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो -8 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 4 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4। ठीक है, इसको हम आगे मजीद यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 4 अंडर रूट 3, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2 अंडर रूट 5। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास अब सिमिलर फॉर्म में हमें वैल्यू मिल गई है। यहाँ पे हमने किस फॉर्म में वैल्यू फाइंड करनी थी, a अंडर रूट 3 प्लस b अंडर रूट 5 की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें a यानी कि a की जगह पे 4 है और b की जगह पे 2 है, बाकी हमारे पास इस फॉर्म में हमें वैल्यूज मिल गई हैं। देखें यहाँ पे a अंडर रूट 3 है, यहाँ पे a की जगह पे 4 है तो 4 अंडर रूट 3 प्लस b अंडर रूट 5 है और यहाँ पे 2 अंडर रूट 5 है। ठीक है, तो हमने इस फॉर्म में वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अब हमें बेसिकली चाहिए क्या था, ये लेंथ है ना, सेंटीमीटर में हमने फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे हम साथ में इसके लिख देते हैं कि ये क्या है हमारे पास सेंटीमीटर, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट, तो हम एक दफ़ा क्वेश्चन नंबर 2 का रिव्यू ले लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ट्रायंगल गिवन थी, ट्रायंगल ABC। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन थी और उसकी एक साइड हमें गिवन थी। ठीक है, और साथ में हमें इस ट्रायंगल का एरिया गिवन था। ठीक है, तो हमने गिवन लिखा है। इसके अलावा हमने जो है वो फाइंड क्या करना था, लेंथ ऑफ AB यानी कि इस ट्रायंगल की हाइट हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, तो हमने फार्मूला यूज़ किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो इक्वल होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी गिवन था और बेस भी गिवन थी। ठीक है, तो हमने इन दोनों की वैल्यूज़ पुट की हैं और हमें जो है ना AB जो है वो इस फॉर्म में मिल गया है। ठीक है, AB जो है वो हमें इस फॉर्म में मिल गया है। ठीक है, लेकिन हमें क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था कि हमने AB की जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में, हमें आंसर बेसिकली इस फॉर्म में चाहिए था, तो इस वजह से हमने इसको रैशनलाइज किया है। ठीक है, इसकी रैशनलाइजेशन की है और रैशनलाइजेशन के बाद हमने सिंप्लीफिकेशन की है, या इस हद तक कि हम जो है वो अपने रिक्वायर्ड आंसर तक जो है वो पहुँच गए। ठीक है, तो हमने अपना रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल गया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट देखें, इसमें हमें क्या कहा जा रहा है, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म a प्लस b अंडर रूट 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, तो अब हमें बेसिकली एक रेक्टेंगल है। ठीक है, उसकी साइड्स गिवन है, दोनों साइड्स हमें दे दी गई हैं और हमने एरिया फाइंड करना है उस रेक्टेंगल का। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो हमने एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर ली है। ठीक है,
इसमें हमें क्या गिवन है कि रेक्टेंगल उसकी साइड्स की लेंथ जो है वो एक ये है और दूसरा हम क्या लेट्स से कह देते हैं कि ए बी की जो लेंथ है वो क्या है 2 + √18 मीटर, ठीक है। और दूसरी हमें साइड गिवन है 5 - 4/√2 5 - 4/√2 मीटर, ठीक है। तो रेक्टेंगल स्टूडेंट हम एक ऐसी शेप को कहते हैं जिसमें जो लेंथ और विड्थ होती है वो इक्वल नहीं होती। यहाँ पे देखें ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये लेंथ है इसकी और ये विड्थ है। तो यहाँ पे हमने लेंथ कह दी ए बी जो हमें दो साइड्स गिवन थी, तो एक साइड को हमने ये कह दिया और दूसरी साइड को हमने ये लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की हमें लेंथ क्या गिवन है 2 + √18 मीटर, ठीक है। एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। विड्थ हमें क्या गिवन है 5 - 4 / √2 मीटर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे गिवन डेटा लिख लिया है। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है इस रेक्टेंगल का एरिया हमने बेसिकली फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो एज वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसकी इक्वल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो किसकी इक्वल होता है, लेंथ × विड्थ, ठीक है। तो ये फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है कि किसी भी रेक्टेंगल का अगर हमने एरिया फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, लेंथ × विड्थ। अब सिंपल स्टूडेंट यहाँ पे देखें, हमें इस क्वेश्चन में लेंथ भी रेक्टेंगल की गिवन है और विड्थ भी गिवन है, ठीक है। तो हमने इस फार्मूले में लेंथ और विड्थ की वैल्यूज हम पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में आंसर जो है वो हमने यहाँ पे अब फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल फार्मूले में अपनी जो है वो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है, इसको हम एज इट इज रखते हैं। लेंथ हमारे पास क्या है, यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है 2 + √18 और विड्थ यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 - 4 / √2, ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करना है। अब हमने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखें यहाँ पे 1 / 1 दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा 5 से और फिर 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी तरह √18 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हम इसको पहले अलग अलग लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा 5 - 4 / √2 के साथ, फिर प्लस √18 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 - 4 / √2 के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 / √2। पहले 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 आ गया, फिर हमने 2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 4 / √2 प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा √18 से तो 5 √18 आ जाएगा, ठीक है। माइनस ये 4 √18 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 √18 / √2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 माइनस, यहाँ पे देखिए हमने स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से करना है कि ये √2 जो है वो यहाँ पे 2 है ना और यहाँ पे √2 है, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो कैसे कैंसिल होंगे, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे भी हम √2 बना सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे देखिए जो √2 इंटू √2 होता है वो किसके इक्वल होता है, √2 को √2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है √2 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर √ से कैंसिल होकर हमारे पास जो आंसर आता है वो 2 होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम 2 को लिखना चाहें तो हम 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं,
ठीक है। 2 की जगह पे हम √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसको सॉल्व करने से 2 वापस आ रहा है, ठीक है। तो आप √2 मल्टीप्लाई बाय √2 की जगह पे 2 लिख दें, यहाँ पे 2 की जगह पे ये लिख दें, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 2 है ना, तो 2 की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, ठीक है, और 4 डिवाइडेड बाय √2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 5 इंटू यहाँ पे √18 है, ठीक है। तो 18 की हम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। 18 को हम फैक्टराइज करते हैं, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3। इसका मतलब है जब हम 18 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4। अगेन यहाँ पे देखें √18 है, तो √18 की जगह पे यही फैक्टर्स आएंगे, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड में हमारे पास क्या है, √2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 10 माइनस √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 √2 प्लस 5 इंटू, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया है, यहाँ पे देखें √3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी कि हम √3 स्क्वायर इंटू √2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। माइनस 4 इंटू यहाँ पे अगेन हम √3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकते हैं, तो √3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय √2 है। अब अगेन यहाँ पे देखिए ये √2 जो है वो √2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर जो है वो √रूट से कैंसिल होगा, और यहाँ पे भी स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, देखें 10 माइनस 4 √2 एज इट इज, प्लस यहाँ पे स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 15, और √2 एज इट इज, माइनस यहाँ पे स्क्वायर √रूट से कैंसिल हुआ, तो अंदर क्या बच गया 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 12 सिर्फ हमारे पास यहाँ पे बच गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या है, 10 माइनस 12, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस 4 √2 एंड प्लस 15 √2, इसको हमने इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पे देखें 10 को अगर हम 12 में से माइनस करते हैं तो क्या आता है -2, ठीक है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे देखिए -4 √2 है प्लस 15 √2 है, दोनों के साथ √2 है, तो इसका मतलब है हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 में से 4 को माइनस करें तो क्या आता है 11, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस 11 √2 आएगा, ठीक है। अब देखिए हमें किस फॉर्म में आंसर चाहिए था, a प्लस बी √2, और वो फॉर्म हमने फाइंड आउट कर लिया। a की जगह पे यहाँ पे देखिए -2 आ गया है, प्लस b की जगह पे यहाँ पे 11 √2, और हमारे पास यहाँ पे साथ में यूनिट क्या आएगा, यहाँ पे देखें ये हमारे पास लेंथ थी ना, और ये विड्थ, जब हम लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेंथ की भी यूनिट क्या है मीटर, और विड्थ की भी क्या है मीटर, तो मीटर से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास फाइनल यहाँ पे क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22, ठीक है। तो बेसिकली हमने 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम जो है वो 68 है और डिफरेंस 22 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है ना स्टेटमेंट को 2 से 3 दफ़ा पढ़ें ताकि आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ जाए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको गिवन क्या है और आपने फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है स्टेटमेंट को समझने में वो यही होती है कि आपको ये पता चल जाए कि आपको गिवन क्या है, ठीक है, और उसको आप इक्वेशन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ में आपने फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड 2 नंबर्स, मतलब हमने 2 नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। अब हमें गिवन क्या है कि उन 2 नंबर्स का जो सम है वो 68 है और डिफरेंस जो है वो 22 है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखिए यहाँ पे 2 नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि वो जो 2 नंबर्स हैं वो a एंड b हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लेट करते हैं 2 numbers, let 2 numbers or
A एंड B। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि दो नंबर्स जो हैं वो A और B हैं। अब हमने देखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है हमें, ठीक है, कि उन दो नंबर्स का जो सम है वो 68 है। ठीक है, तो हमने लेट किया है कि वो दो नंबर्स जो हैं वो A और B हैं, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का सम जो है वो क्या है 68। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास इसके अकॉर्डिंग क्या बन गई, A प्लस B यानी कि सम किसके इक्वल है, 68 के इक्वल है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आगे हमें दिया हुआ है डिफरेंस इज 22। इसका मतलब है कि इन दो नंबर्स का ही जो डिफरेंस है वो क्या है, 22 है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं कि A माइनस बी डिफरेंस है, यानी कि A माइनस बी, और ये क्या है हमारे पास 22। ठीक है, तो अब हम लेट से इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। देखिए दो इक्वेशंस हमें गिवन है और दो ही वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके दोनों की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको आपस में सॉल्व करेंगे और यहाँ से A और B की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, दोनों को यहाँ पे प्लस बी है, यहाँ पे माइनस बी है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो ये b कैंसिल हो जाएगा और हमें a की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 68 एंड A माइनस बी इज इक्वल टू 22। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हमने लिख लिया, इन दोनों को हमने ऐड करना है। यहाँ पे देखिए प्लस बी है, यहाँ पे माइनस बी है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। A प्लस A 1A प्लस 1A, तो 1 प्लस 1 इज 2A इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करें तो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 0 आएगा और 1 कैरी चला जाएगा। 6 प्लस 2 इज 8 एंड 1 9। ठीक है, इसका मतलब है कि 68 को प्लस करें 22 में तो क्या आ जाता है 90। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो 90 डिवाइडेड बाय 2। अब हम 90 को अगर डिवाइड करें 2 पे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, यहाँ पे देखें, अगर हम 90 को डिवाइड करते हैं 2 पे तो आंसर क्या आ रहा है 45। ठीक है, इसका मतलब है कि a की क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास 45। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें a के साथ साथ b की भी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब जब हमें a की वैल्यू मिल गई है तो हम इस a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लेट से पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 68। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 68। ठीक है, तो यहाँ पे a की क्या वैल्यू है 45 आई है, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 68। इसको मैं यहीं पे आगे सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास b की हमने वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 45 एक्स्ट्रा है, 45 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू 68 माइनस 45। ठीक है, तो b की हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, अगर हम 68 को माइनस करें, 68 को माइनस करें 45 में से, तो हमें क्या मिलता है 23। ठीक है, तो इसका मतलब है कि b की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 23। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने a और b की ही वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, तो हमें वो क्या मिल गई 45 एंड 23। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने क्या करना था, हमें
क्वेश्चन में गिवन था कि हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 68 है और डिफरेंस 22 है, ठीक है। तो उसके लिए हमने लेट कर लिया कि वो दो नंबर्स ए एंड बी हैं। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने देखा कि कंडीशन क्या है कि इनका जो दो नंबर्स का सम 68 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया कि a प्लस बी इक्वल टू 68 है। इसी तरह हमने देखा डिफरेंस 22 था, तो हमने a माइनस बी लिख दिया कि ये 22 के इक्वल है। अब हमें दो इक्वेशंस मिल गई हैं, दो अननोन हैं, दो इक्वेशंस हैं, हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने a और b की वैल्यूज फाइंड की हैं, ठीक है। दोनों को ऐड किया है तो हमें a की वैल्यू मिल गई। अब a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट किया तो हमें b की भी वैल्यू मिल गई है और हमने a और b की ही वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा जा रहा है? The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees centigrade. By using the formula degree Fahrenheit equal to 9 divided by 5 degrees Celsius plus 32, find the temperature as Fahrenheit scale. ठीक है। अगेन स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि इसमें हमें गिवन क्या है। तो गिवन हमें टेम्परेचर है, ठीक है, वो कितना है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है? टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट, मतलब हमें ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है और हमने फाइंड करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। और इसमें इस क्वेश्चन में हमें फार्मूला भी साथ में ही दे दिया गया है, ठीक है। मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट में हमने कन्वर्ट करना है ना, और डिग्री सेल्सियस में हमें गिवन है। तो अगर हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन है और डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो उसका फार्मूला ये होता है, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यहाँ पे हमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी हुई है, इस फार्मूले में हम पुट करेंगे और हम डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो हम चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखते हैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर हमें क्या गिवन है? 48 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हम लिख देते हैं टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला भी हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट ये इक्वल है 9 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज़ को, पुटिंग वैल्यू ऑफ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करनी है हमने। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या है? 48, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 48 डिग्री प्लस 32, ठीक है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 48 को 9 से, 48 मल्टीप्लाई बाय 9 तो क्या आ गया? 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पे 432 को डिवाइड करते हैं 5 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 86.4 और ये प्लस 32 एज इट इज़, ठीक है। अब हम इसमें प्लस कर देते हैं 32 को, तो आंसर में हमें क्या मिल जाएगा? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 118.4, ठीक है। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था? हमें टेम्परेचर गिवन था डिग्री सेल्सियस में, हमने उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था, ठीक है। और उसका फार्मूला भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। सिंपल हमें जो गिवन था वो हमने लिखा कि टेम्परेचर हमें गिवन है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, वो हमने लिख दिया।
फार्मूला हमने लिखा जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, और उसके बाद हमने सिंपल इस फार्मूले में डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट की है और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा जा रहा है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years. 6 years ago, the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age at 6 years ago? ठीक है, तो अगेन हम इसको देखते हैं कि हमें इसमें गिवन क्या है और हमने फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो देखें, सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 years. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें ये गिवन है, ठीक है, कि जो फादर और सन की एजेस हैं उनका सम जो है वो 72 years है। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है कि 6 years अगो जो है वो फादर की एज थी वो 2 times द एज ऑफ सन थी। हमने फाइंड क्या करना है? सन की एज फाइंड करनी है 6 years अगो। तो वन बाय वन हम इस स्टेटमेंट को देखते जाते हैं और साथ साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट करते हैं हम कि सन की जो एज है, सन्स एज इज इक्वल टू एक्स एंड फादर्स एज इज इक्वल टू वाई। ठीक है, हमें गिवन क्या है? सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन। ठीक है, मतलब इन फादर और सन की एज का जो सम है वो क्या है? 72 years। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं according to given condition के अकॉर्डिंग इन दोनों की एज का सम। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका? x प्लस वाई, ठीक है, वो किसके इक्वल है? सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 years। तो ये क्या है? 72। इसको हम कह देते हैं कि ये क्या है? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? 6 years अगो। ठीक है, 6 years अगो की बात हो रही है। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की एज अभी जो है वो 25 है, ठीक है, हमने देखना है कि उसकी एज 6 years अगो क्या थी। तो हम क्या करेंगे? इस 25 में से माइनस कर देंगे 6 को, तो हमें पता चल जाएगा कि वो 6 साल पहले उसकी क्या एज थी। ठीक है, तो 25 में से 6 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि उसकी एज 19 थी। इसी तरह हमने यहाँ पे क्या करना है? हमें कंडीशन गिवन है 6 years अगो। अब हमें यहाँ पे सन और फादर की जो एज है वो एक्स और वाई गिवन है, तो हमने 6 years बैक जाना है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों में से माइनस कर देंगे 6 को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6 years अगो। 6 years अगो सन की जो एज हो जाएगी वो क्या होगी? सन्स एज क्या हो जाएगी? देखें यहाँ पे सन की अगर एज अभी x है तो 6 years अगो क्या होगी? x माइनस 6। और इसी तरह फादर की एज क्या आ जाएगी? फादर्स एज अभी वो y है तो 6 years बैक क्या हो जाएगी? y माइनस 6। ठीक है, अब हमने आगे देखना है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या कहा जा रहा है। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखें, 6 years अगो द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन। ठीक है, 6 years अगो अभी फादर्स की एज क्या है? 6 years अगो y माइनस 6। तो इसका मतलब है y माइनस 6 इक्वल है 2 times द एज ऑफ द सन। तो एज ऑफ सन क्या है? x माइनस 6, और इसका 2 times का मतलब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, देखें 6 years अगो की बात हो रही है तो मतलब हमने x माइनस 6 और y माइनस 6 वाली वैल्यूज लेनी है। ठीक है, फादर्स एज, फादर की एज क्या है? y माइनस 6। ये किसके इक्वल है? 2 times द एज ऑफ द सन। एज ऑफ सन क्या है? x माइनस 6, और उसका 2 times मतलब उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे?
हमने इसको सॉल्व करना है। अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, y -6 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2x, -6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हम -6 को इधर ही रहने देते हैं, ये -12 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये +12 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 2x एज इट इज, और ये y यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 2x -y आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो लेफ्ट साइड पे होती हैं x और y की, तो हम इसको इधर ले आते हैं, 2x -y ये किसके इक्वल आ जाएगा, -6 + 12, तो -6 + 12 क्या होता है, +6। ठीक है, तो ये इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको हम लेट से कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम जो है वो बेसिकली देखिए, हमें व्हाट वाज दी सन्स एज 6 ईयर्स अगो, तो हमें सन की एज फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने बेसिकली यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस अब आ गई हैं। यहाँ पे x + y = 72 है, यहाँ पे 2x - y = 6 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने से क्या होगा, ये y प्लस में है, ये y माइनस में है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y = 72, तो x + y = 72, और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x - y = 6, दोनों को ऐड करना है हमने, +y -y आपस में कैंसिल, 2x + x, तो 2 + 1 क्या आ जाएगा 3x, दिस इज इक्वल टू 72 + 6, तो 72 + 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 78। ठीक है, अब हम देखें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 78 / 3। ठीक है, तो x इक्वल किसके आ जाएगा, यहाँ पे हम कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 78 / 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 26। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई है 26। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 ईयर अगो की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास अभी वैल्यू आई है वो x की अभी की एज जो है वो 26 है। ठीक है, तो हमने 6 ईयर्स अगो की फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि 6 ईयर्स अगो, इसकी क्या होगी 6 ईयर्स अगो। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा था कि 6 ईयर्स अगो हमारे पास जो सन की एज थी वो क्या थी x - 6। ठीक है, तो 6 ईयर्स अगो यहाँ पे सन की एज क्या आ जाएगी, सन्स एज इज इक्वल टू x - 6। ठीक है, तो x की यहाँ पे हमें क्या वैल्यू गिवन है 26, उसमें से हमने माइनस करना है 6 को, तो 26 - 6 क्या आ जाएगा हमारे पास 20। इसका मतलब है कि सन की जो एज है अभी वो हमारे पास क्या आ गई है 20 ईयर्स। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने जो है वो क्या किया है, इसके एक दफ़ा हम रिव्यू ले लेते हैं। सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। हमें गिवन था कि जो स्टेटमेंट में हमें सम गिवन था कि फादर और जो सन है उसकी एजेस का सम जो है वो 72 ईयर्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेट किया कि जो सन की एज है वो x है और फादर की एज y है। ठीक है, तो सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72, तो हमने उन दोनों का सम ले लिया, तो x + y वो किसके इक्वल है 72 के इक्वल है, तो हमने वो लिख दिया कि 72 के इक्वल है। ठीक है, फिर हमें गिवन था कि 6 ईयर्स अगो। ठीक है, 6 ईयर्स अगो की बात हो रही थी, तो हमने इस वजह से क्या किया कि ये जो अभी की हमारे पास सन और फादर की एज थी उसमें से हमने माइनस कर दिया 6 को, ताकि हमें 6 साल पहले की जो उनकी एज थी वो मिल जाए।
ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, x माइनस 6 एंड y माइनस 6, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि 6 years ago की हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है कि 6 साल पहले जो फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन, ठीक है। अब फादर्स एज क्या थी, y माइनस 6, ठीक है, वो इक्वल थी 2 times सन्स एज। तो सन की एज क्या है, x माइनस 6 और उसका 2 times, तो 2 times मतलब इस वजह से हमने यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई करवाया है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल इसको जो है वो सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। इसको एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने बना लिया, ठीक है। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 आ गया। अब इसके बाद क्योंकि हमें अगेन सन की एज चाहिए, तो हमने इन दोनों इक्वेशंस, हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई थी, इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया है, ठीक है। ऐड करने से हमें x की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो ये x जो हमें मिला है, ये देखिए सन की अभी की एज है, ठीक है। जबकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने उसकी एज जो है वो फाइंड करनी है, वो 6 years ago की फाइंड करनी है, और 6 years ago जो है वो सन की एज x माइनस 6 थी। तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू में से माइनस किया है 6 को, तो हमें सन की एज 6 years ago जो है वो मिल गई है, और वो क्या है 20 years, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है, मिरहा बॉट अ टॉय for rupees 1500 and sold for rupees 1520. What was her profit percentage? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन क्या है कि मिरहा bought a toy for rupees 1500, ठीक है। मतलब मिरहा ने एक टॉय यानी कि खिलौना लाया है कितने रुपीज़ में, 1500 में, ठीक है। एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 1520, और उसने उस खिलौने को बेचा है कितने में, 1520 में, ठीक है। मिरहा ने खिलौना बाय किया है 1500 में और उसको बेचा है यानी कि सेल किया है 1520 में, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना है कि उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे कि गिवन हमें क्या है, ठीक है। तो गिवन में देखें मिरहा बॉट अ टॉय फॉर रुपीज़ 1500, उसने ख़रीदा है तो मतलब कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। उसको कितनी कॉस्ट पड़ी है उसको ख़रीदने में, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को हम CP भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी है, रुपीज़ 1500, ठीक है। और फिर क्या है, एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 1520, तो उसने सेल कर दिया है कितने में, रुपीज़ 1520 में। इसका मतलब है कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस को हम SP भी लिखते हैं, ठीक है। ये कितनी है यहाँ पे, रुपीज़ 1520, ठीक है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट वाज अवर प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो हम आपकी बुक पे देखते हैं, आपकी बुक पे पेज नंबर 16 पे गिवन है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला। प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है कि इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP यानी कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अगर हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला ये है। अब इसमें देखिए प्रॉफिट है और प्रॉफिट हमें डायरेक्ट गिवन नहीं है, पहले हमने प्रॉफिट फाइंड करना है और प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला ये ऊपर हमें गिवन है, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट का फार्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आप देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है, सेलिंग प्राइस भी गिवन है और कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, ठीक है। तो हम इजीली प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट की जो वैल्यू आएगी उसको प्रॉफिट परसेंटेज के फार्मूले में पुट करके प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट का फार्मूला हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। सेलिंग प्राइस हमें क्या गिवन है, 1520, ठीक है, 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या गिवन है, 1500, ठीक है। तो हम 1520 को माइनस करते हैं 1500 में से, 1520 माइनस 1500, तो ये क्या आ जाएगा 20,
ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास प्रॉफिट क्या आया है 20, ठीक है, 20 रुपीज़। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली यहाँ पे देखें प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है। और प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला जैसा कि हमने देखा कि वो क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हम फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। प्रॉफिट हमारे पास क्या आया है 20 रुपीज़, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है वो क्या है 1500, ठीक है, यहाँ पे लिखें 1500 मल्टीप्लाई बाय फार्मूले का 100, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें पहले हम ये 2 0 से कट जाएंगे तो बचेगा क्या 20 डिवाइडेड बाय 15%, ठीक है। तो 20 को हम 15 पे डिवाइड करते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 15, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 1.33%, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गई है 1.333%, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, कि मिरहा ने एक टॉय बाय किया है 1500 में और उसको सेल कर दिया है 1520 में। हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि जैसा कि हम हर क्वेश्चन में गिवन डेटा पहले लिखते हैं, तो गिवन डेटा हमने लिखा, उसमें हमें कॉस्ट प्राइस, ठीक है, गिवन थी और साथ में सेलिंग प्राइस गिवन थी, तो वो हमने लिखा। उसके बाद हमने देखा कि हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उसके लिए हमें पहले प्रॉफिट का पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या है, ठीक है। तो पहले हमने प्रॉफिट फाइंड आउट किया जो कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है। सिंपल हमें जो है वो वैल्यूज़ गिवन थी क्वेश्चन में, तो हमने वो पुट कर दी, तो हमें प्रॉफिट की वैल्यू मिल गई, ठीक है। जब हमने प्रॉफिट फाइंड कर लिया तो हमें अपना प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमने उसका फार्मूला देखा कि उसका फार्मूला क्या होता है, तो वो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। इस फार्मूले में हमने प्रॉफिट की, कॉस्ट प्राइस की वैल्यूज़ पुट की और हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमें पता चला कि जो प्रॉफिट परसेंटेज आई है वो क्या है 1.333%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसकी स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? ठीक है, तो अगेन हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो गिवन क्या है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000, ठीक है। मतलब हमें तैयब की एनुअल इनकम जो है वो गिवन है। एनुअल मतलब सालाना इनकम, कि वो एक साल में कितना कमा लेता है, ठीक है। तो वो हमें क्या गिवन है 9,60,000। नेक्स्ट क्या है, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज ₹1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट मीन्स वो अमाउंट जो कि हमें इस जो एनुअल इनकम है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देनी है, यानी कि वो इसमें हमें शामिल नहीं करनी, ठीक है। आगे ये चीज़ हमें गिवन है। नेक्स्ट क्या है, हमने फाइंड आउट क्या करना है कि हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे। हमें बेसिकली टैक्स फाइंड आउट करना है किस रेट पे, 0.75% पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमने जो टैक्स फाइंड आउट करना है ना, वो किस अमाउंट पे करना है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जेम्प्टेड अमाउंट, यानी कि पहले हम एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बाकी जो अमाउंट बचेगी उस पे हमने एट द रेट ऑफ 0.75% टैक्स फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो चले हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है वो इसका गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन क्या है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल एनुअल इनकम गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एनुअल इनकम, वो हमें क्या गिवन है ₹9,60,000, ठीक है। उसके बाद हमें क्या गिवन है एग्जेम्प्टेड अमाउंट, तो वो हम लिख लेते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट
वो हमें कितनी गिवन है, ₹1,30,000। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, इसको हमने इस एनुअल इनकम में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट, ये हम लिखेंगे एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। ठीक है, तो एनुअल इनकम हमारे पास क्या है, 9,60,000 माइनस 1,30,000। ठीक है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक है, 9,60,000 माइनस 1,30,000, तो क्या आ रहा है, 8,30,000। ठीक है, 8,30,000 ये हमारे पास आ गई है रिमेनिंग अमाउंट, ₹8,30,000। अब देखें हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच टैक्स। अब हमने बेसिकली टैक्सेबल अमाउंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। टैक्सेबल अमाउंट ये हमारे पास क्या होगी, देखें ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर हमने टैक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हम अमाउंट लिखते हैं 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय, किस रेट पे फाइंड आउट करना है हमने टैक्स, तो वो है 0.75 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0.75% लिखेंगे। ठीक है, अब हमने सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो देखें 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज जब ख़त्म होती है, ठीक है, तो उसकी जगह पे हम लिखते हैं 1/100। ठीक है, इस परसेंटेज की जगह पे 1/100 लिख दिया। अब ये परसेंटेज ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, परसेंटेज का साइन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि उसकी जगह पे हमने 1/100 लिख दिया हुआ है। बाकी हमारे पास देखें यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2 ज़ीरो, इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा, 8,300 मल्टीप्लाई बाय 0.75। ठीक है, तो 8,300 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, 8,300 मल्टीप्लाई बाय 0.75, तो ये क्या आ रहा है, 6,225। तो कितनी रुपीज़ आ गए हमारे पास, 6,225 रुपीज़। ठीक है, तो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में जो है वो क्या किया है, हमें गिवन था तैयब की एनुअल इनकम हमें गिवन थी। ठीक है, जो कि 9,60,000 थी, तो वो हमने लिखा। वाइल एग्जेम्प्टेड अमाउंट मतलब हमने इस टोटल अमाउंट में से इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देना था। हमें एग्जेम्प्टेड अमाउंट गिवन थी, हमने वो लिखी। उसके बाद हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, जो कि 8,30,000 आई है। उसके बाद हमने देखा कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, कि टैक्स जो है वो हमने फाइंड आउट करना था एट द रेट ऑफ 0.75%। ठीक है, तो हमने इस अमाउंट पे, अब जिस अमाउंट पे हमने टैक्स फाइंड आउट करना है उसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.75% के साथ। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, परसेंटेज की जगह पे 1/100 आया, 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आई है वो क्या है, 6,225। इसका मतलब है कि जो तैयब है उसको 8,30,000 पे इतनी अमाउंट जो है वो टैक्स एज अ टैक्स पे करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ दी गई है वो है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, मतलब हमने जो है वो फाइंड आउट क्या करना है वो हमें पहले दे दिया गया है इस क्वेश्चन में। कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, किस पे फाइंड आउट करना है, हमें जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है। ठीक है, 3,75,000, टाइम भी गिवन है कि वो 1 ईयर है और रेट भी गिवन है कि ये 14% है। ठीक है, तो अब सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने मार्कअप फाइंड आउट करना है और मार्कअप फाइंड आउट करने का फार्मूला जो होता है वो इक्वल होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड मल्टीप्लाई बाय रेट। जो तीनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है
उन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है और अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है, गिवन डेटा हम लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ हमें गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है ₹3,75,000। नेक्स्ट क्या गिवन है, 1 ईयर। 1 ईयर मतलब हमें टाइम गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइम, वो हमें क्या गिवन है, 1 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट देखें एट द रेट ऑफ 14%, तो इसका मतलब हमें रेट भी गिवन है। रेट क्या है, इसको हम आर कह सकते हैं, तो ये क्या है 14%। अब हमने फाइंड क्या करना है, कंपाउंड मार्कअप, ठीक है। कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला होता है, वी नो दैट कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो ये कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला है, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है 14%, 14% मल्टीप्लाई बाय हमें टाइम क्या गिवन है 1 ईयर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 14%, 14 एज इट इज़ आएगा। अगेन जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर देंगे, परसेंटेज की जगह पे क्या आ जाएगा 1/100, ठीक है। तो यहाँ पे 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 3,750 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3750 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये हमारे पास क्या आ गया 52,500, ठीक है। 52,500 ये हमारे पास आ गया है मार्कअप, ठीक है, जो कि हमने फाइंड आउट करना था। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है बेसिकली, ठीक है, हमें जो है वो फाइंड आउट करना था कंपाउंड मार्कअप, ठीक है। हमें गिवन क्या थी, अमाउंट गिवन थी, टाइम गिवन था और रेट हमें गिवन था, ठीक है। तो हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन डेटा लिखा, तीनों को हमने 1 बाय 1 लिख लिया। उसके बाद हमें कंपाउंड मार्कअप फाइंड आउट करना था, और मार्कअप का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। मतलब जो तीनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो तीनों इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट आउट की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 14% मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो परसेंटेज की जगह पे हमने 1/100 लिखा और इनको आपस में जो है वो हमने सॉल्व किया। 2 0 से कैंसिल हो गए और यहाँ पे ये जो अमाउंट आई थी उसको हमने मल्टीप्लाई किया 14 से, तो हमारे पास जो है वो कंपाउंड मार्कअप आ गया जो कि है 52,500 रुपीज़।